हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। एक नई नवेली बहू जिसे ज्यादा कुछ आता नहीं, वह बहू अपनी सीधी सादी सासू माँ पर हुक्म चलाते हुए कहती है, माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और तुम ऐसे कछुए की चाल से काम कर रही हो। कल रात को ही मैंने तुम्हें सारे काम समझा दिए थे कि सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी है, खिड़की दरवाजों पर डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद रसोई में मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी हैं, खाने में 4 सब्जियां बनाना है। मेरे मायके के सभी लोग नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी करना कि वह देखते रह जाए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। इतने में सासू माँ बोली, बहू खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार ही हमारे घर आ रहे हैं, तो मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी। कुछ सोचने के बाद दीपा जी कहती हैं, बहू मैं अगर रसोई संभालूंगी तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं बनेंगे। बहू बोली, क्या माँ जी, मैंने तुमसे रात में ही कह दिया था मुझे पार्लर जाना है। बहू काम बहुत ज्यादा है, साफ सफाई का काम तुम कर लो और रसोई का सारा खाना मैं बना लेती हूँ। बड़े ही प्यार से दीपा जी ने अपनी बहू गौरी से कहा। यह सुनते ही गौरी मुंह बिचकाते हुए बोली, माँ जी इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं बनेगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर में अपने बालों की कटिंग करवाने जाना है। अगर घर की साफ सफाई करती रही तो बालों की कटिंग नहीं करा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं घर के काम ही करती रहूं? वैसे रोज खाना मैं ही बनाती हूँ, कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तो आप मुझे एहसान दिखाने से पीछे नहीं हटती हो। पास में बैठा हुआ दीपा जी का बेटा नीतीश कहता है, अरे गौरी कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती है और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है यह सब करने की। इतना सारा खाना बनाकर वह घर की साफ सफाई कैसे करेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारा काम उनसे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो और तुम इस घर की बहू हो। नीतीश की बात सुनकर गौरी की त्योरियां चढ़ जाती हैं, बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ तुम्हारी माँ का कम है क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो? शादी के 4 महीने में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हो, हर टाइम अपनी माँ का ही पक्ष लेते रहते हो। मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी नहीं जाती हैं। नीतीश बोला, अरे गौरी जरा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो। गौरी बोली, कुछ नहीं। गुस्से में आंखें तरेते हुए उसने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करूंगी, कह देना अपनी माँ से। माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर ले। पैर पटकते हुए झाड़ू उठाकर गौरी कमरे में साफ सफाई करने लगी। सफाई करने के बाद तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गई। नीतीश रसोई में माँ का हाथ बटाने के लिए पहुँच गया। दरअसल नीतीश दीपा जी का इकलौता बेटा है। दीपा जी के पति 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय नीतीश मात्र 6 साल का था। नीतीश के पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए पेंशन के पैसे से दीपा जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छे संस्कार अपने बेटे को दिए। हमेशा माँ बेटे दोनों साथ ही रहते हैं, तो दोनों माँ बेटे के साथ साथ एक दोस्त की तरह भी बात करते थे। दीपा जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही नीतीश भी उनके साथ रसोई में कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता था तो कभी और काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज्यादातर काम आने लगे थे और जब भी मैं उसे मौका मिलता वह अपनी माँ का हाथ बटा देता था, या जब कभी माँ बीमार पड़ती वह माँ का ख्याल रखता, उन्हें खाना भी बनाकर देता और खुद का खाना भी बना लेता था। नीतीश अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
दीपा जी के मायके में उसके माता पिता और भाई भाभी सभी हैं। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी दीपा जी। उनके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें खूब जोर दिया कि आकर मायके में रहे। छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेंगी, हम सब हैं यहाँ तुम्हारे और उसकी देखभाल के लिए। लेकिन दीपा जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप हैं, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल में रहूं। और फिर मुझे मेरे पति के पेंशन के पैसे भी तो मिलते हैं। जब हाथ में पैसे हैं तो मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी। वह अपने बड़े भाई से कहती है, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हैं ना मेरे लिए। यह कहकर मायके जाने से मना कर देती है। मायके में दीपा जी का पूरा परिवार है, किसी चीज की कमी नहीं है। खूब शान और शौकत से उनके मायके वाले रहते हैं इन 20 सालों में। लेकिन उनके भाई और भाभी ने दीपा जी का खूब ध्यान रखा है और हमेशा मौके पर उन्हें बुलाते रहते हैं। नीतीश जब रसोई में गया तो कहता है, लाओ माँ मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक पूरियों का आटा लगा लो और रायते में तड़का भी मैं मार दूंगा। मैं बाहर से एक स्टूल भी उठाकर ले आया हूँ। माँ ज्यादा देर तक खड़े रहने से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, इसलिए बीच बीच में स्टूल पर बैठ जाया करो। और माँ इतनी सारी सब्जियाँ बनाने की क्या जरूरत है, 2 सब्जी बना लो, रायता और खीर है, इतने में हो जाएगा। दीपा बोली, अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई बहू आई है और उसके मायके से मम्मी पापा तो पहली बार आ रहे हैं, तो 2 सब्जी अच्छी नहीं लगती, कम से कम 4 सब्जी बनेगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है। मुझे तो यह सब करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। नीतीश बोला, लेकिन माँ अपनी तबीयत का भी तो देखा करो, इतना सब करने के बाद बीमार पड़ जाओगी। और जब कल गौरी ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? सारा काम अपने जिम्मे सौंप कर खुद पार्लर के लिए चली गई है। वह 2 दिन पहले भी तो पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या जरूरत थी? दीपा बोली, अरे बेटा, बहू नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, उसको थोड़ा समय दो। और फिर अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 20-21 साल की ही तो है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी सीख जाएगी। नीतीश कहने लगा, हाँ माँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि गौरी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 20-21 साल की लड़की है। 20-21 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती है, आप तो उसे बिल्कुल छोटा बनाकर रखे हुए हैं। 20 साल में लड़कियों में इतनी समझ आ जाती है, अपना भला बुरा और सही गलत समझने की क्षमता रखती है, और आप भी हमेशा उसे बच्ची कहकर सर पर चढ़ा लेंगे, और जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो। क्या पूरी जिंदगी काम करके थकी नहीं? आज बहू आई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है उतना करो। बहू के कहने से जबरदस्ती काम में मत लगी रहो। उसको छोटी बताकर मनमर्जियां करने में तुम साथ देते हो, यह सही नहीं है माँ। दीपा बोली, अरे बेटा, क्या छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो रहा है? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, आज आने दो उसे। बेटे की सारी बातों को खत्म करती हुई दीपा जी कहती हैं, बातों में पता ही नहीं चला सारा खाना बन गया। सारे खाने को उठाकर ढककर डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं अपने कमरे का और बाहर के बैठक की साफ सफाई भी कर लेती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है, उनके सामने साफ सफाई करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक गौरी का फोन आ जाता है, हेलो नीतीश, मेरे मम्मी पापा शहर में एंट्री कर ली है, बस 10 मिनट में वह आते ही होंगे, तो मुझे जल्दी से पार्लर से घर ले चलो, क्योंकि मैं ऑटो करके आऊंगी तो टाइम लग जाएगा। हमारे घर में 5 मिनट की दूरी पर ही तो पार्लर है। नीतीश बोला, ठीक है गौरी, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम मुझे पार्लर के बाहर ही मिलना। गौरी के आते ही उसके मायके से सभी लोग आ जाते हैं, भाई भाभी, मम्मी पापा, साथ में चाचा चाची भी आए हैं।
सभी लोगों से अनु बड़े ही प्यार से मिलती है और बैठक में सोफे पर बैठते हैं। जैसे ही दीपा जी को लगता है कि बहू के मायके वाले आ गए हैं, वह भी खुशी खुशी उनसे बैठक में मिलने के लिए आती है। मिलने के बाद जैसे ही वह सोफे पर बैठने जाती है तो गौरी कहती है, माँ जी अब सबके लिए पानी ले आइए, सभी लोग इतने दूर से आए हैं, साथ में चाय भी चढ़ा देना। पहले चाय पियेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे। ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर दीपा जी चाय चढ़ा देती हैं और सभी के लिए पानी लेकर आती हैं। गौरी के माता पिता एक थाल में सगुन का कुछ सामान लिए और साथ ही उसमें एक कार्ड भी रखा है। दीपा जी को देते हुए कहते हैं, समधन जी हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में आना है। दीपा जी कहने लगी, हाँ हाँ हम सभी शादी में जरूर आएंगे। तभी कहती है, पता है माँ जी मेरे भाई की शादी बहुत बड़े खानदान में तय हुई है, बहुत पैसे वाले हैं लोग हैं, 4-4 गाड़ियाँ, सबको शादी में आना है। हाँ हाँ हम सभी शादी में जरूर आएंगे। वैसे मेरे भाई के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे, एक तो विधायक की लड़की का रिश्ता भी आया था, लेकिन क्या करें मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई तो इधर रिश्ता तय हो गया, वरना विधायक तो हमारे इधर शादी करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए देने को तैयार थे। हंसते हुए दीपा जी कहती हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लड़की हमेशा अपने बेटे की पसंद की ही लेनी चाहिए। अब देखो तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था, मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। बड़ी अकड़ के साथ गौरी बोली, हाँ वह तो मैं हूँ ही सुंदर। फिर गौरी माँ जी को बोली, अब इधर बैठी बैठी बातें ही करती रहोगी या रसोई में खाना भी लगाओगी? एक बार गर्म करना है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ही है गौरी। गौरी की तरफ देखते हुए नीतीश कहता है, हाँ नीतीश मुझे पता है, खाना डाइनिंग टेबल पर बना रखा है, आज का पूरा खाना मैंने ही तो बनाया है, सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी से कहा है, तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती हैं? गौरी की बात सुनकर दीपा जी और नीतीश के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान हैं, यह कैसे संभव है, क्योंकि 4 महीने पहले तक मायके में तो उन्होंने गौरी को किचन में झांकती तक नहीं देखा था। कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती थी, घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर अभी कभी घर में 4 मेहमान आ जाते और मुझे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती तो भी गौरी अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ससुराल में आते उसने एकदम से इतना सारा काम करना सीख लिया, ऐसा कैसे संभव है? तभी गौरी की भाभी उठती है और रसोई में जाकर दीपा जी की हेल्प करने लगी। पूरा खाना खाने के टाइम पर गौरी ऐसे ही दिखाती रही कि सारा काम उसी ने किया है, और अभी अभी देखो अपने ससुराल में वह कितना काम कर रही है। खाना खाते समय गौरी का भाई उसे कुछ चिढ़ाते हुए कहता है, गौरी लगता तो नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया है, अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता था तो पूरा आधा घंटा लगाती थी एक कप चाय बनाने में, और तुमने इतना सारा खाना अपने हाथों से बना लिया। इतना कहकर गौरी का भाई हंसने लगता है। पास में खड़ा हुआ नीतीश कहता है, अरे साले साहब इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है, बस गौरी ने उस खाने में हाथ लगाया है। कोई बात नहीं, अगर गौरी ने कभी मायके में काम नहीं किया है, खाना नहीं बनाया है तो क्या हो गया, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ उसे सारा काम सिखा देगी, भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया, लेकिन अब ससुराल में आकर सीख जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना गौरी, मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सब सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो उसका दामाद कितना अच्छा है, बेटी को भले ही काम नहीं आता तो लेकिन उसे यह भरोसा है कि वह सब कुछ सीख लेगी। 4 ताने तो नहीं मारता है, लेकिन गौरी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह पास में खड़े हुए नीतीश से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सारी बातें कहने की? थोड़े समय के लिए चुप नहीं रह सकते थे? क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा है वह सच ही तो है, तुम उसे झूठ नहीं कह सकती हो। झूठ तो तुमने कहा था, जैसे मैंने क्लियर कर दिया। चलिए माँ जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप सब लोगों को खाना परोस दूंगी। हाथ पकड़कर टेबल पर बैठती हुई गौरी की भाभी ने दीपा जी से कहा, फिर
सारा खाना गौरी और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब गौरी अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग की। एक दिन अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, पता है माँ जी, मेरी माँ अपने होने वाली बहू के लिए बहुत सारा जेवर बनवा रही है। माथे से लेकर पैर तक के बिछिया तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। इस बात को सुनकर नीतीश को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तो क्या हो गया, वह अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहुओं के लिए जेवर बनवाते हैं, और फिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो। हमने भी तुम्हारी शादी में सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही खरीदा था, जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़े तक। फिर तुम आज यह सब बातें क्यों कर रही हो। इन सब बातों को करने का क्या मतलब है, और थोड़ा तो सोच समझ कर बात किया करो गौरी। हमेशा अपने मायके की ही बात करती रहती हो, और फिर इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद तुमने भाई की शादी के लिए फिर से इतनी सारी शॉपिंग की है। मैंने और माँ ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा कि फिर भी तुम कुछ न कुछ मेरी माँ को सुनाती रहती हो। यह तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसको बदलो। इस बार नीतीश की बात को गौरी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वह कुछ बोल भी नहीं सकी। माँ का फोन आ रहा था। फोन रिसीव करके क्या कहकर फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज दीपा जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद बेटा कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहा है। गौरी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात में उनकी बेइज्जती कर देती है। अपने मायके वालों का, माँ बाप का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन मेरी माँ का सम्मान करना नहीं चाहती है। अरे सम्मान करना तो दूर, मौका मिलते ही उनका अपमान कर देती है, जबकि मेरी माँ उनके लिए कोई कमी नहीं रखती है। कितनी बार बेटे ने उसे इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ ही नहीं आती है। दूसरे दिन गौरी अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है, बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो तुम भी थोड़ा बन ठन कर आना। अपनी यह सस्ती सी साड़ियाँ पहनकर मत आ जाना, नहीं तो फटीचर बनकर आ जाओ और मेरी नाक कटवा दो। एक बार मेरे मायके आओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। और वह चली जाती है। अब तो दीपा जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फायदा उठाती है। जब देखो तब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह नहीं देखती कि उसकी सास उसे कितना लाड प्यार करती है, हर फरमाइश पूरी करती है, एक बेटी की तरह घर में रखने की कोशिश करती है। वैसे भी इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा है। एक बहू की तमन्ना पूरी जिंदगी से थी कि बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान से फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीजों को समझेगी और कब अपमान करना बर्दाश्त करेगी, कब मुझे अपना समझेगी। गौरी के जाने के एक दिन बाद नीतीश माँ से कहता है कि माँ, गौरी का फोन आया था, मायके में उसे मेरी जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, तैयार रहना माँ। दीपा बोली, ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। उधर जाने के बाद गौरी नीतीश को कामों में इतना उलझा कर रखती है कि शादी वाले दिन नीतीश को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिलता। दोपहर के 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद नीतीश गौरी से कहता है कि वह माँ को लेने के लिए जा रहा है। तो गौरी कहती है कि माँ को लेने जाने की क्या जरूरत है, क्या वह इतना चलना फिरना भी नहीं जानती है कि अपने आप मेरे मायके में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ जाए। अब वह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको लेने जाना पड़ेगा। नीतीश बोला, कैसी बातें कर रहे हो गौरी, घर में 2-2 कार होते हुए मेरी माँ बस के धक्के खाते हुए आएगी, सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तभी गौरी की माँ हड़बड़ाती हुई कमरे में आती है और नीतीश से कहती है, नीतीश बेटा,
जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वह साइज में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी गौरी के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम इस काम को कर दो, और अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। नीतीश बोला, ठीक है माँ, आप मुझे शेरवानी दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर शेरवानी चेंज करने के लिए चला जाता है। नीतीश के जाने के बाद गौरी दीपा जी को फोन कर देती है और कहती है, नीतीश काम में बहुत व्यस्त है, वह आपको लेने के लिए नहीं आ सकता, एक काम करो, बस से आ जाओ। गौरी के फोन के बाद दीपा जी ने एक दो बार नीतीश को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका फोन बिजी आ रहा था। इसलिए वह बस में बैठकर शाम तक बहू के मायके पहुंच जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। सास को देखते ही गौरी सबसे कहती है, वाह देखो मेरी सासू माँ आ गई। माँ जी बस से आई होगी तो थक गई है, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती हूँ। वह तो माँ जी को पहले से ही बस से आने जाने की आदत है, इसलिए आ जाती हैं। दीपा जी को समझ में नहीं आया कि बहू उनकी तारीफ कर रही है कि उन पर व्यंग कर रही है। फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस में आने को लेकर बात करना दीपा जी को अच्छा नहीं लगा और वो थोड़ा गुस्से में हो जाती है। नीतीश भी यह बात सुन लेता है और माँ के पास आकर कहता है, माँ तुम बस से क्यों आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। गौरी बोली, अरे नीतीश, मैंने ही माँ को फोन कर दिया था आने के लिए। तुम्हारी व्यस्तता देखकर लग रहा था कि तुम माँ को लेने नहीं जा पाओगे, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ शादी में आ ही ना पाए। गौरी को एक कमरे में बुलाकर दीपा जी कहती है, बेटा तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी? यह लो, मैं तुम्हारा हार लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो। और वैसे भी तुम इतने सारे जेवर में बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन पूरे कमरे में जोर से बोलती हुई कहती है, अरे माँ जी, आपको इसको बड़ा हार कह रहे हो? अभी तुमने मेरी होने वाली भाभी का हार नहीं देखा है। फोन खोलकर उसने जेवर की फोटो दिखाती हुई कहती है, यह देखो बड़े हार की फोटो, यह रानी हार की फोटो और कंगन तो देखो मेरी माँ ने खरीदा है। कमरे में जितने भी लोग बैठे थे गौरी की बात सुनकर दीपा जी की तरफ देखने लगते हैं, और दीपा जी खुद को बड़ा ही असहज महसूस करती है कि वह कितने प्यार से अपनी बहू के लिए हार लेकर आई थी, और बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से एकदम छोटा बना दिया। दीपा जी की आंखों से आंसू आ गए। नीतीश अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा ना गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके में अपनी पत्नी का वह अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप से अपनी माँ को लेकर शादी को अधूरा छोड़कर वापस घर आने के लिए निकल पड़ा। दीपा जी ने बहुत मना किया, लेकिन नीतीश नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया, मैं उस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन गौरी हमेशा आपको ताने मारती रहती है और अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा, और पूरी शादी में आपके साथ वह ऐसा ही करेगी जिसे मैं देख नहीं पाऊंगा। नीतीश आधे रास्ते पहुंच पाता है कि हड़बड़ाते हुए गौरी का फोन आता है। नीतीश तुम कहाँ हो? गौरी की हड़बड़ाहट वाली आवाज सुनकर नीतीश कहता है, क्या हुआ गौरी? नीतीश, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर दो चोर आए और बंदूक दिखाकर पापा से जेवर का बैग छीन कर ले गए। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसे पापा को धक्का भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है। अब बताओ क्या करें? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। नीतीश गौरी की और आज उसे गौरी को सबक सिखाने का मौका मिल गया था, तो वह भी गुस्साते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अगर उनकी इज्जत जाती भी है तो मुझे इससे क्या लेना देना? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। गौरी बोली, कैसी बातें कर रहे हो नीतीश? क्या मेरी माँ बाप की इज्जत तुम्हें कोई
मेरी माँ बाप की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वह आपको अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं और तुम माँ को घर से लेकर निकल गए हो, शादी भी अटेंड नहीं की। सही कह रही हो गौरी, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी माँ भी तुम्हें बेटी की तरह ही मानती है। लेकिन तुम कभी अपनी बेटी नहीं, उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह उनका अपमान ही करती रही हो। आज भी तुमने उनका 2 बार अपमान किया है। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो उनका अपमान करने का भी हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। नीतीश की बात सुनकर गौरी रोने लगती है और कहती है, ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था तुम मेरा साथ दोगे। नीतीश बोला, क्या क्या साथ चाहिए तुम्हें मेरा? हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी तुम्हें मेरी माँ को ही सुनाना है। फोन को बीच में लेते हुए दीपा जी कह रही हैं, और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो। अच्छा बहू बताओ, तुम क्या चाहती हो हम दोनों से? गौरी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए बोली, माँ जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं है कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी में बनवा सके। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगा दी थी, इतना सारा खर्च हो गया है। तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में चढ़ा दूं, और जैसे ही शादी हो जाएगी उनके 4 दिन बाद वह मुझे वापस दे देंगे। कम से कम उनकी रूपरेखा तो रह जाएगी और मेरे मम्मी पापा की मेरे जेवर से इज्जत भी बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो अपनी बहू के लिए बनवा देंगे। फोन स्पीकर पर था। नीतीश कहता है, तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास जेवर है, बहुत कम है, छोटा है, छोटा छोटा है। फिर इतने छोटे से जेवर से तुम्हारे मायके और माँ बाप की रूपरेखा कैसे रह जाएगी? इतने छोटे जेवर को देखकर लड़की वाले उन्हें ताने सुनाएंगे। तुम रहने दो, अपना जेवर उन्हें मत दो, और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगे? गौरी बोली, अरे इसकी चिंता मत करो, मैं आर्टिफिशियल जेवर पहन लूंगी, लेकिन कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो रह जाएगी। इतने में नीतीश बोला, वाह, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी। अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए राजी हो, लेकिन मेरी माँ के सोने के गहने देखकर भी तुम उन्हें ताने सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर नीतीश फोन काट देता है। आज गौरी को एहसास हो रहा है कि वह अपनी सास के साथ जो भी व्यवहार करती थी अच्छा नहीं करती थी, जबकि उनके पति ने तो हमेशा ही उसके माँ बाप का मान सम्मान किया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी देर में बाहर हलचल होती है कि नीतीश और दीपा जी आ गए हैं। नीतीश अपने ससुर जी से कुछ बात कर रहा है, जिसे देखकर गौरी को लग रहा है कि जरूर कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई है। हंसते हुए गौरी के पापा आते हैं। वह कहते हैं कि सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे जेवर चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ दीपा जी अपना जेवर भी तुम्हें पहनने के लिए उतार कर दे दिया है कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे कौन देख रहा है? उसके भाई की शादी है तो उसे बन ठन कर रहना ही चाहिए। नीतीश वापस तो आया, लेकिन उसने और दीपा जी ने गौरी से बात नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे, लेकिन गौरी के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वह सास से बात करने के लिए मौके तलाशती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद जब भी दीपा जाने लगी तो गौरी अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने बचपने में आकर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ की हैं और आपका तो कितने बार अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया है।
लेकिन मैं ही बेवकूफ़ियाँ करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली और मुझे माफ़ कर दो माँ जी। दीपा जी अपनी बहू को थोड़ा मस्ती करते हुए कहती हैं कि मैं क्यों माफ़ करूँ, तुम्हें मैं हूँ ही कौन तुम्हारी। लेकिन थोड़ी देर में माफ़ कर देती है। और दूसरी तरफ नीतीश को जब पता चलता है कि गौरी ने उसकी माँ से माफ़ी मांग ली है तो उसे भी बड़ी खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे गौरी के स्वभाव में भी बदलाव आता है और वह अपनी सास का मान सम्मान करना सीख गई है। धीरे धीरे घर के काम को भी सीखने की कोशिश कर रही है। अब नीतीश को भी सुकून है कि उसकी माँ खुश है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले हर लड़की ने घर के काम सीखे ही हो। बहुत सी लड़कियों को घर की जिम्मेदारियों को निभाना नहीं आता। शादी तो हो जाती है लेकिन उन्हें शादी की जिम्मेदारियां पता नहीं होती है। जब वह ससुराल पहुंचती है तो उनकी यही नासमझी की बातें ससुराल में समस्या पैदा कर देती है। तो लड़के के साथ साथ माँ बाप की भी है जिम्मेदारी बनती है कि शादी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों का नाम है जहाँ पर हमें निभाना पड़ता है। अगर आप समय के साथ धीरे धीरे जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं तो जिंदगी सुखमय हो जाती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं लेकिन उन गलतियों को सुधार लाकर सीखना ही सबसे बड़ी जिंदगी जीना है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।